अस्सलाम वालेकुम। नंद भाभी एक कहानी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जब अम्मी उसका रिश्ता देख रही थी तब भी मुज़ना ने उन्हें साफ कह दिया था, मुझे किसी बहुत बड़े कुंबे में ब्याह कर नहीं जाना, मेरे लिए बस कोई मुख्तसर सी फैमिली देखें। अम्मी उसकी इस बेतुकी डिमांड पर यूं भी हैरान हुई कि वो तो खुद 6 बच्चों की माँ थी, भला किसी अच्छे लड़के को ज़्यादा बहन भाई होने पर क्यों रद्द कर सकती थी। मगर मुज़ना ने उनकी एक ना चलने दी। अच्छे से अच्छे लड़कों को ये कहकर रिजेक्ट कर देती कि इसके बहन भाई बहुत ज़्यादा हैं और मैं इतने ज़्यादा लोगों में जाके पुरसकून और अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकूंगी। जबकि उन्हीं रिश्तों में आए एक आम से घराने के आम से लड़के जमाल को इसलिए हाँ कर दी क्योंकि जमाल की बस एक ही छोटी बहन थी। वालिद भी हयात न थे। वालिदा ना सिर्फ बीमार थीं बल्कि देखने में बहुत सीधी और सादा भी लगी थी। मुज़ना किसी चालाक सास या नंद के चक्कर में खुद को फंसा कर शादी जैसे हसीन ख्वाब को बर्बाद नहीं कर सकती थी। और फिर वही हुआ जो उसने सोचा था और जो उसने चाहा था। जमाल तो पहले ही दिन उसके हुस्न के ऐसे असीर हुए कि दुनिया ही भूल बैठे। यही मुज़ना चाहती थी कि उसका शोहर उसे इतनी मोहब्बत दे कि ज़िंदगी में उसके अंदर जो मोहब्बत की एक कमी है पूरी हो जाए। मुज़ना को भरे पूरे ससुराल से इसलिए भी नफ़रत थी कि भरे पूरे ससुरालों में लड़कियां जिस पूरे तरीके से नज़रअंदाज होती हैं वो ताउम्र उनकी शख्सियत पर असर छोड़ जाता है। मुज़ना तो पहले ही 6 बहन भाइयों में 5वें नंबर पे थी। 2 बड़े भाई और दोनों बड़ी बहनें शादीशुदा थे। इतने बहन भाइयों में मुज़ना को अपना आप हमेशा फालतू ही लगा। उसे लगता था अम्मा अब्बा उसे वो तवज्जो नहीं दे सके जो वो चाहती थी। उसकी शख्सियत में एक अजीब सा खला था। उसने तमाम ख्वाब अपने शोहर से ही मंसूब कर लिए थे और जमाल ने उसके हर ख्वाब को हकीकत का रंग दिया था। उसकी सास उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक बहुत सादा और सीधी थी। शादी होते ही उन्होंने घर का सारा इख्तियार मुज़ना के हाथ दे दिया था। एक ही नंद वर्दा थी जिसकी शादी मुज़ना के 3 माह बाद ही कर दी गई। वो भी ब्याह कर अपने शोहर के साथ सऊदीया चली गई थी। उसका जो जी चाहता करती, हर लिहाज से आज़ाद थी। जमाल भी उसके कहने में था। जब जहाँ उसका जाने को जी चाहता जमाल फ़ौरन मान जाता। गर्ज कोई रोक टोक या ससुराली मसला उसके रास्ते की रुकावट ना था। और फिर साल बाद जब मलाइका उसकी गोद में आई उसे लगा था उसकी दुनिया आज मुकम्मल हो गई। मलाइका रंगो रूप में अपनी माँ पर ही गई थी। सुर्खों सफ़ेद सी गुड़िया उनके घर की रौनक बन गई थी। मुज़ना की ज़िंदगी हर लिहाज से उसके लिए फूलों की सेज साबित हो रही थी। जब अचानक उसकी नंद अपने शोहर की मुलाजमत ख़त्म हो जाने के बायस वतन वापस आ गई। उसने नहीं सोचा था कि एक ही नंद उसका इतना कड़ा इम्तहान साबित होगी। होता यूँ था कि आए दिन वर्दा अपने जुड़वा बच्चे उठाकर माँ के साथ दिन गुजारने के बहाने उसके सर पे चढ़ जाती। घर का सुकून आज़ादी सब सल्ब होकर रह गए। शाम गए दामाद जी अपनी नई नौकरी से वापस बीवी लेने आते तो सास वारी सदके जाती, जिद करके खाना खिला कर ही भेजती। रात तक घर में अजब शोर हंगामा बरपा रहता। मुज़ना की सारी शाम किचन में दामाद जी के एजाज़ में खाने बनाने में गुजरती। ऐसे घुटन ज़दा माहौल से मुज़ना की हमेशा से जान जाती थी। उसे यूँ महसूस होने लगा था जैसे वो वर्दा और उसके मियाँ की मुलाजिमा बनकर रह गई हो। और फिर वो हफ्ते की रात थी जब उसने इतवार को अम्मी की तरफ जाने का प्रोग्राम तय किया। जमाल से भी उसने पूछ लिया था, उसे कोई एतराज़ न था। मुज़ना ने सोचा था कि इतवार को सब देर से उठते हैं, नाश्ते के बाद ही कुछ भी हल्का फुल्का दोपहर का खाना तैयार करके वो जल्द अम्मी की तरफ चली जाएगी। मगर नाश्ते के टाइम जब उसकी सास ने उसे बताया कि आज वर्दा और उसके मियाँ आ रहे हैं तो उसे सब समझ आ गया कि अब सब काम खुशउस्लूबी से होने ज़रूरी है। कुछ भी यूं ही पका के सामने नहीं रखा जा सकता। घर आने वाले दामाद और बेटी के लिए कुछ खासुल खास पकवान बने चाहिए थे। यूं नहीं कि दाल सब्जी बनाकर उनके सामने सजा दी जाए। ऑफ मूड होने के बावजूद भी उसे अपनी सास के कहने पे कढ़ाई पुलाव और कबाब बनाने पड़े। साथ मीठे में ट्राइफल भी बना रही थी। मेहमानों के आते ही साथ साथ चाय का दौर भी चल पड़ा। मलाइका की रीनी भी कानों में पड़ रही थी जो उसे नागवार गुजर रही थी। क्या बना रही हैं भाभी? वर्दा ने मुस्कुराकर किचन में दाखिल होते पूछा। उसने पलटकर तीखी नज़रों से नंद को देखा। वही जो मेहमानों की आमद पे बनाया जाता है, कदरे रुखाई से जवाब दिया। काफ़ी देर से आप किचन में लगी हुई हैं, बाहर आई ही नहीं। मैंने सोचा आकर खुद ही मिल लूँ।
اس نے وضاحتی انداز میں کہا، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ بھابھی کو ان کی آمد پسند نہیں آئی، مگر اس کی وضاحت کے باوجود بھی مزنہ بالکل خاموشی اختیار کیے کاموں میں جٹی رہی، جیسے اسے وردہ کے کھڑے ہونے کی پرواہ ہی نہ ہو۔ اور ملائکہ کیسی ہے؟ وہ بات برائے بات کر رہی تھی۔ ٹھیک ہی ہے، اب آئے روز تم لوگ آ جاتے ہو، کاموں میں مصروف رہتی ہوں تو ظاہر ہے بچی بیچاری اگنور ہو رہی ہے، اس لیے رو رہی ہے، چڑچڑی سی ہو گئی ہے۔ اس کا لہجہ سراسر جتاتا ہوا تھا۔ وردہ کو ایک دم سے ذلت کا احساس ہوا تھا۔ بھابھی، کیا آپ کو ہمارا آنا اچھا نہیں لگا؟ اگر ایسا ہے تو آپ مجھے بتا دیں، میں آئندہ سے نہیں آیا کروں گی۔ مزنہ کو بھی ایک دم اپنے برے رویے کا احساس ہوا تھا۔ اسے گھر آنے والی اکلوتی نند سے بہرحال خوش اخلاقی سے ہی پیش آنا چاہیے۔ دوسرا، اس کے دل میں یہ بھی خوف پیدا ہو رہا تھا کہ مبادہ اس کی ساس اس کے میکے جانے سے ہی نہ اسے روک دیں۔ اس لیے معاملہ فہمی اور مصالحت کی راہ اختیار کرتے ہوئے مزدہ نے اپنے لہجے میں نرمی پیدا کر لی۔ ارے نہیں نہیں پاگل، میں بھلا تمہیں ایسا کیوں کہنے لگی؟ تم خواہ غلط سوچ رہی ہو۔ دراصل تم تو جانتی ہو، ایک اکیلی میں، اتنے بکھیڑے اتنے کام، تو کبھی کبھی انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ دل پہ مت لو، میری طبیعت کچھ خراب تھی، شام کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے نا، اسے جلدی جلدی کام نپٹا رہی ہوں، پھر وہیں سے گھڑی دو گھڑی اماں کی طرف بھی ملنے جاؤں گی۔ دل کا مدعا اب زبان پر آ ہی گیا تھا۔ یوں بھی روز روز وردہ کی آمد اس کے لیے نہ صرف کاموں کا بوجھ بڑھانے کا سبب بن رہی تھی، بلکہ اخراجات بھی بڑھ گئے تھے، اور یہ سارے اخراجات اب جمال کی جیب پر گراں گزرنے لگے تھے، اور یہ ساری سیکھ اس کی بیوی کی جانب سے ہی مل رہی تھی۔ وہ لفظ بلفظ وہی زبان بولنے لگا تھا جو اس کو مزنہ سے سننے کو دن رات مل رہی تھی۔ وہ بھی مزنہ کے نظریات کی اینک لگا کر تمام معاملات کو اسی طرح دیکھنے اور پرکھنے لگا۔ اور بھائی کی نوکری کیسی چل رہی ہے؟ وردہ نے اپنی شامت کو آپ ہی بھائی کی نوکری کے بارے میں پوچھ کے دعوت دی تھی، وہ بھی اپنی بھابھی سے۔ مزنہ کو تو جیسے ایسے ہی کسی موقع کی تلاش تھی، فوراً وضاحت دینے لگی۔ بس کیا بتاؤں، تم تو جانتی ہو مہنگائی کا کیا حال ہے، ابھی تو ملائکہ چھوٹی ہے، سوچتی ہوں کل کو جب یہ بڑی ہوگی تو اخراجات کہاں تک پہنچ جائیں گے۔ آئے دن مسئلے منہ کھولے کھڑے رہتے ہیں، تم سمجھتی ہی ہوگی امی کی دوائیوں کا کیسا خرچ ہے، بیماری اس طرح کی ہے کہ کبھی بھی ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑ جاتا ہے۔ تم تو جانو پرائیویٹ ڈاکٹروں کی فیسیں، پھر ملائکہ بھی چھوٹی ہے، اس کے ڈائپرز، دودھ، 70,000 طرح کے تو اس کے خرچے ہیں، اور پھر ہمارے گھر تو آئے دن کی مہمانداری پر ہی 2-3 ہزار کھڑے کھڑے اٹھ جاتے ہیں۔ آج تو سبزی پکا لو، چکن منگا لو، سب کا ایک سا ہی حال ہے۔ اتنی مہمانداری ایک مرد کے سر پہ کرنی بڑی مشکل ہے۔ وہ بھگو کر اپنی نند کو مار رہی تھی، قبل اس کے کہ وردہ کوئی ترش اور تلخ جواب دے کر تبادلہ کرتی، اسی وقت جمال کچن میں آ گیا۔ باہر آ کر سنبھالو ملائکہ کو، رو رہی ہے، اب مجھ سے نہیں سنبھل رہی۔ جمال کا غصہ سوا نیزے پہ تھا۔ مزنہ نے ہانڈی میں چمچ چلانا چھوڑا، چولہے کی آنچ دھیمی کی اور باہر نکلی۔ ملائکہ کا ڈائپر تبدیل ہونے والا تھا، یوں بھی اتنی دیر ماں سے جدا رہنے کی وجہ سے بچی بے حال ہو رہی تھی۔ مزنہ نے اسے گلے سے لگا لیا، اس کا منہ ہاتھ دھلایا اور صاف کپڑے پہنا کر تیار کیا، پھر فیڈر اس کی دادی کو تھما کر دوبارہ کچن کی جانب دوڑ لگا دی۔ شکر ہے کہ وہ بر وقت کچن میں آ گئی، ورنہ سالن نیچے لگ جانے کا احتمال تھا۔ اس نے ساری چیزیں تیار کی، سب کچھ ٹیبل پر لگا کر سب کو کھانے کے لیے آواز دی۔ سب نے بڑے ذوق و شوق سے کھانا کھایا۔ کھانا مزنہ نے بے حد لذیذ بنایا تھا، اس معاملے میں تو سسرال میں اس کی تعریفوں کے پل بنتے تھے۔ ابھی وردہ وغیرہ کھانا کھا ہی رہے تھے کہ جمال نے بیوی کی آنکھوں کی تحریر پڑھتے ہوئے ماں کو اس کے میکے لے جانے کا اندیہ دے ڈالا۔ ارے آ جانا کوئی اتنا ضروری بھی تو نہیں ہے، اتنے دن بعد تو وردہ اور شہروز آئے ہیں، تم دونوں چلے جاؤ گے تو مجھ بڈھی کے ساتھ کیا ان کا خاک اچھا دن گزرے گا؟ پھر بچے بھی آپس میں کھیل رہے ہیں، تم کل چلی جانا، کون سا تمہارا میکا کوسوں دور ہے، ابھی پچھلے ہفتے ہی تو تم گئی تھی۔ ساس کے چہرے اور لہجے دونوں میں بے بسی تھی، لیکن مزنہ پریشان ہو رہی تھی کہ کہیں جمال ماں کی بات سن کر اپنا پروگرام ملتوی نہ کر دیں۔ ساس کو آج کے دن بہو کا گھر سے باہر نکلنا کھٹک رہا تھا۔ مزنہ نے محسوس کیا تھا جب سے وردہ پاکستان آئی تھی اس کی ساس کے تیور بھی بدلتے جا رہے تھے، ورنہ پہلے تو کیسے بھیگی بلی بنی بیٹھی رہتی تھی۔ اماں میکا تو وردہ کا بھی دوسرے شہر میں نہیں، وہ بھی کل آ سکتی تھی۔ جب یہ مشورہ آپ نے وردہ کو نہیں دیا تھا تو اب مزنہ کے لیے آپ یہ مشورے کیوں دے رہی ہیں؟ وہ بھی تو دوبارہ آ سکتی تھی۔ جمال کے منہ میں بیوی کی زبان بول رہی تھی۔ شاباش ہے بیٹا، اچھی منہ زوری ہے، اپنی زبان بند رکھو۔ خیر تم لوگ کون سا میرے کہنے پہ اپنا پروگرام ملتوی کرو گے؟ جاؤ، جب طے کر ہی لیا ہے۔ ساس کا دل خراب ہو چکا تھا۔ بعض معاملات میں مائیں بھی اپنے بیٹوں کے سامنے بے بس ہو جاتی ہیں،
वो फ़कत ये सोचकर परेशान थी कि उनकी बेटी को अब अपने मियाँ से 1000 सलावातें सुनने को मिलेंगी। मुज़ना जोश और खुशी से तैयार होकर मलाइका को थामे बाहर लपकी। मुबादा थोड़ी भी देर कर दी तो मौत का फरिश्ता जैसे आन दबोचेगा। बाइक पर बैठती फातिहाना अंदाज में वो मेके की जानिब रवां दवां थी। माँ का घर जैसे ही नजर आया, दिल और आंखों में ठंडक सी पड़ गई। उसने अपनाइयत से अपने मेके में कदम रखा। समन भाभी मुकम्मल तैयार खड़ी थी। आप कहीं जा रही हैं क्या भाभी? उसे भाभी का इतना तैयार होना हैरत में डाल रहा था। अरे ना सलाम ना दुआ, ये क्या सवाल हुआ भाई? और तुम इतनी देर से क्यों आ रही हो? कब से हम तुम्हारे मुंतजिर थे। समन भाभी ने बात टालते हुए कहा। अरे मेरी शहजादी आ गई। अम्मा ने मलाइका को लाड से गोद में बिठा लिया। मैंने मलाइका के लिए चॉकलेट्स लेकर रखे हैं। उन्होंने झटपट मलाइका को चॉकलेट थमा दिए। वो खुश होकर दाएं बाएं देखकर मुस्कुराने लगी थी। मुज़्ना उठकर किचन में भाभी के पास चली गई जो चाय की तैयारी कर रही थी। दिल ही दिल में वो परेशान हुई कि वो लोग तो खाना खाकर जाएंगे। किचन के सब चूल्हे ठंडे थे, खाने की कोई तैयारी न थी। भाभी का मूड भी काफ़ी ऑफ लग रहा था। और सुनाएं भाभी, बच्चे कैसे हैं? पढ़ाई कैसी जा रही है उनकी? भाभी के कड़े तेवर देखकर उसने माहौल बदलने के लिए बिला वजह ही सवाल किया था। भाभी ने काफ़ी तीखे अंदाज में उसकी तरफ देखा था। ठीक है, और पढ़ाइयाँ उनकी क्या होनी है? आए दिन की मेहमानदारियाँ, एक छुट्टी का दिन होता है वो भी आए के एक ही नज़र हो जाता है। क्या पढ़ेंगे और कल को क्या करेंगे? एकदम जैसे मुज़ना का दिमाग घूमने लगा था और उसे यूँ महसूस हुआ जैसे किचन में वो भाभी के साथ नहीं बल्कि अपनी नद मुज़ना के साथ खड़ी हो। जब ही भैया की जोरदार आवाज़ आई थी, चाय बना रही हो या पाए? जल्दी ले आओ, फिर जाना भी है तुम्हारे भैया की तरफ। मुज़ना मुर्दा कदमों के साथ चलती लाउंज में आ गई थी जहाँ भाभी ने चाय के साथ बाजारी समोसे, बाजारी निमको और मुख्तलिफ इक़साम के बेकरी के बिस्किट रखे थे। वो हैरान हो रही थी। उसने अम्मा से कह भी दिया था कि वो लोग रात का खाना खा कर जाएंगे, मगर यहाँ तो मामला बिल्कुल उलट था। भैया और भाभी उन्हें हर सूरत जल्द अज जल्द टरखाना चाहते थे। जमाल की जानिब उसने चोर नज़रों से देखा, मगर जमाल शायद उसकी तरफ मुतवज्जो ही ना थे। अम्मा, हम लोग तो रात का खाना भी खाएंगे, क्या इसकी कोई तैयारी नहीं है? मुझे जमाल के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। उसने दबे दबे लफ्ज़ों में माँ के साथ लगकर धीमी आवाज़ में लबकुशाई की थी। तुम्हारी भाभी का मेके जाने का इरादा था आज। तुम तो जानती हो अमानत के पास आज का ही दिन होता है, उसके बाद तो फिर हफ्ता भर उसकी शदीद मसरूफियत होती है। और तुम्हारी बड़ी भाभी तो कल से अपने मेके रहने गई हुई है। मुज़्ना जानती थी बड़ी भाभी की अम्मी ज़िंदा हैं, मगर छोटी भाभी की अम्मी तो अब ज़िंदा नहीं थी। वो चाहती तो कुछ देर रुक जाती, उन्होंने भी तो अपने भाई से ही मिलने जाना था। यानी हम लोगों के लिए एक वक्त का खाना भी बनाना नहीं चाहती भाभी? उनको अजाब लगता है हमारा आना? उसने नागवारी से जिताया। मैं क्या कह सकती हूँ बेटा, आजकल की सब लड़कियों की यही सोच है। तुम भी तो अपने घर से आ गई हो, अब मैं उसे रोकूंगी तो वो मुझे कहेगी अपनी बेटी को क्यों नहीं रोका। अभी माँ उसे मजीद भी शायद कुछ कहती जब भाभी की आमद हुई। अबाए में लिपटा हुआ उनका वजूद और चमकता हुआ चेहरा। ओके आंटी, अब हम चलते हैं। उन्हें जाने की जल्दी थी। भाभी थोड़ी देर तो ठहरें, आप तो फौरन ही जाने को तैयार हो गई। कोई बातचीत भी ना हुई। ना चाहते हुए उसका लहजा तल्ख हो गया। अरे भाई, तुम कौन सा दूसरे शहर से आई हो? रोज का तो आना जाना है। फिर किसी दिन बैठ कर ना तफसील से बात करते हैं। तुम आ जाना किसी दिन। फिर आ जाओ भाई बेगम, जल्दी से। ये अमानत भाई थे जो हूबहू जमाल की तरह बेगम की ही जुबान बोल रहे थे। तभी मुज़ना की निगाह अपनी माँ के चेहरे पे पड़ी थी। यहाँ भी हूबहू उसकी सास जैसी बेबसी फैली हुई थी। उसे लगा सब कुछ आपस में गड़मड़ हो गया हो, सारे मंजर एक दूसरे में उलझ के हों जैसे। मगर नहीं, एक फ़र्क था, बहुत वाज़ेह फ़र्क, और वो था सोच का कि जब भाभी के जाने के बाद मुज़ना का दिल बहुत ख़राब हुआ। अम्मी को अलग कमरे में लाकर गिले करने लगी थी। अब खाना कौन बनाएगा? जमाल क्या सोचेंगे? अम्मी ने बड़े अजीब और जिताते हुए अंदाज में उसे देखा था। तुम बनाओ खाना, तुम्हें खाना नहीं बनाना आता? क्या ये तुम्हारी भाभी की जिम्मेदारी है कि तुम लोगों के लिए घर से बंद कर बैठ जाए? जब तुम अपने ससुराल में नंद को छोड़ के और शोहर को लेके आ सकती हो, जबकि तुम पर तो सास के अलावा कोई जिम्मेदारी भी नहीं, फिर अपनी भाभी भी इतना क्यों रौब रखती हो कि जो पहले ही भरे पूरे कुंबे की देखभाल करती है, जबकि फ़र्ज तो उस पर भी नहीं। फिर भी देखो कैसे खुश इसलूबी से पूरा घर संभाल रखा है। अरे तुम तो आजकल की जवान लड़की हो। अगर मैंने माथे पे तेवरी डाली भी थी तो तुम्हें मुझे समझाना चाहिए था कि छुट्टी का दिन है, भैया और भाभी को जाने दे, खाना मैं बना लूंगी। उल्टा तुम मेरे ही गले पड़ गई हो।
पल भर में मेरे दिमाग में आने वाले तमाम मनफी ख्यालात उड़ गए थे। अम्मी की डांट का असर था या बातों का, ये मैं नहीं समझ पाई थी। देखो बेटा, बात एहसास की होती है। अल्लाह ने भी बहू पर ससुराल की जिम्मेदारी नहीं डाली, बस ये तो उसका अपना हुस्न सलूक होता है जो हमारी खिदमत करती है। और छुट्टी के दिन पर सबका बराबर का हक है कि अपने शोहरों और बच्चों के साथ घूमे फिरें। अम्मी ने ऐसे आड़े हाथों से लिया था कि उसे भागने को जगह न मिल रही थी, और भूल गई वो दिन जब तुमने जमाल के रिश्ते के लिए कहा था कि मैं ज़्यादा नंदों के झमेले में नहीं पड़ना चाहती। तो बेटा, अब समझ आया कि तुम खुद भी किसी की नंद हो। अगर तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़कियां ही मुआशरे की सोच को नहीं बदलेंगी तो मुझ बुढ़िया का क्या बनेगा। मैं तो हर वक्त अपनी बहू से फिर लड़ती ही रहूँगी ना तुम लोगों के लिए। आप सही कह रही हैं अम्मी, मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं बेवजह ही भाभी से उलझ पड़ी, मुंह बना लिया, उनको ठीक से अल्लाह हाफिज भी नहीं कहा, और तो और जल्दी जल्दी में अपनी नंद से भी ठीक से नहीं मिलकर आई। आपके अल्फाज ने मेरे अंदर से नंद पुने की सारी अकड़ निकाल दी है। मुज़ना ने प्यार से अम्मी के गाल को चूमा था और सोचा कि दिल से नफरत और कदूरत निकल जाए तो इंसान कितना हल्का फुल्का हो जाता है। और फिर वो रात के खाने की तैयारी कर रही थी जब भैया के मोटरसाइकिल की आवाज़ आई। भाभी उसे किचन में काम करते देखकर थोड़ा घबरा गई थी। वजाहत देने लगी कि उनकी भाभी की खाला का आज बाईपास था, सो भैया भाभी कुछ देर उनसे गपशप करके अस्पताल चले गए। लाओ मुज़ना, छोड़ो तुम, खाना मैं बनाती हूँ, सभी ने खाना खाना होगा। भाभी उसके हाथ से चिकन की ट्रे पकड़ते हुए बोल रही थी, तो मुज़ना सोच रही थी कि कैसे हम सब नंद भाभी की एक सी ही कहानी है। किसी की भी भाभी उसकी आमद पर खुश नहीं। भाभी के चेहरे को बस एक पल को मुज़ना ने गौर से देखा था और उसे लगा उसके सामने एक और मुज़ना खड़ी हो जैसे। अरे जाने दे मेरी प्यारी भाभी, आज आप ऐश करें, खाना तो आज मैं ही बनाऊंगी। आखिर किसी को तो सदियों से चलती नंद भाभी की इस फरसुदा कहानी को एक खूबसूरत, मुनफरिद और मोहब्बत भरे अंजाम तक पहुंचाना होगा।